आज गुरुवार और हमारे मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी सेक्युलर लोकशाही आंदोलन की वीकली मीटिंग है। सबका स्वागत है। ऐसे तो देश में बहुत सारे घटनाएं हो रही है और हमारे लिए चिंता की भी बात है। सिर्फ नेचुरल कैलेमिटी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। अभी अभी जो सुना गया कि कलकत्ता में जो एक कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें हमारे जावेद अख्तर साहब, हम जानते हैं वो हमारे जाने माने राइटर, पोएट, फिल्म डायलॉग लिखने वाले, मतलब उनका नाम है, हम तो जानते हैं सलीम जावेद के नाम से पूरा शोले के 50 साल वो समय में जावेद अख्तर साहब को वहाँ पार्टिसिपेशन से मना कर दिया। कुछ फंडामेंटलिस्ट ग्रुप ने विरोध किया कि जावेद अख्तर साहब यहाँ नहीं आने चाहिए। तो ये बड़ी दुख की बात है और हम मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की ओर से उसकी कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी स्टैंड लेना था और उनको अलाउ करना चाहिए था और वो प्रोग्राम जारी रखना चाहिए था। बम्बई में भी बीच में हुआ था, वो टाइम कुछ सेफ्रॉन ग्रुप ने विरोध किया था। ऐसा चल रहा है, मतलब हमारा रेजिस्टेंस किसके लिए होना चाहिए? रेजिस्टेंस टुवर्ड हमारी पॉवर्टी, टुवर्ड्स हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल, महंगाई, वो उसके खिलाफ हमारा रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है। और रेजिस्टेंस, ये जो हमारी सिंक्रेटिक ट्रेडिशन है, जिसको हम गंगा जमनी तहजीब और गुजरात में मैं वसंत रजब तहजीब जिसको बोल रही हूँ, वो तहजीब पे अटैक हो रहा है। खैर, बहुत दुख की बात है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और चिंता की भी बात है। एसआईआर की भी हमने यहाँ चर्चा की थी और लास्ट टाइम हमने 130th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट में बिल लाया गया उसके बारे में बात की थी। आज एक नया विषय है, ऐसे नया नहीं है, पहले भी हम डॉक्टर एसपी सती साहब को सुन चुके हैं। वो उन्होंने उत्तराखंड से बात की थी, हमारे साथ शेयर किया था। अभी पूरा देश में फ्लड फ्लड फ्लड, ऐसे बारिश हो अच्छा ही है, ज्यादा बारिश हो अच्छा ही है, क्योंकि हमारा तो देश एग्रेरियन सोसाइटी अभी भी है, वही डोमिनेट करता है हमारी इकोनॉमी को भी। और अच्छा है कि अच्छी बारिश होने से अच्छा प्रोडक्शन, जीडीपी भी अच्छा रहेगा, वो सब है। पर अभी बारिश से डर लगने लगा है। शहरों में डर वो है कि पानी भर जाएगा, जाएंगे वापस कैसे। और अभी जो पंजाब से लेके जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, कोई भी राज्य, वहां तक कि हमारा कैपिटल दिल्ली में देखिए यमुना फ्लडिंग। और ऐसे हाल है कि कुछ रेगुलर एक्टिविटीज ही ना हो, स्कूल कॉलेजेस बंद कर देना पड़ रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी बंद हो जाए, ऐसे हाल है। और उत्तराखंड में तो कितना भयंकर, हिमाचल में कितना भयंकर, जम्मू एंड कश्मीर में कितना भयंकर। और ये नेचुरल कैलेमिटी के रूप में देख रहे हैं, पर ये सही में नेचुरल कैलेमिटी है कि हम लोगों ने इनवाइट किया है कैलेमिटीज को? जो सिचुएशन हुआ है उसमें बहुत ही चिंता की बात है। और आइए मधुबन, तो ये चिंता की बात इसीलिए है कि ये जो हम हिमालय को इतना बहुत हम रिस्पेक्ट से देखते हैं, हिमालय हमारी एक कल्चरल आइडेंटिटी है, हमारे देश के लिए एक मुकुट के रूप में हम उसको देखते हैं। और वहाँ पे जो ये बदलाव आ रहा है वो हमारे सबके लिए चिंता की कारण है। और इसीलिए आज हमारे साथ जो हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सिचुएशन हुई है हिमालय में, मतलब ये सब स्टेट जो हिमालयन स्टेट्स है, वहाँ पे जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसके लिए क्या ये क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल है? वो क्वेश्चन मार्क है। आज हमारे साथ जो बात करेंगे वो है नवीन जुआल। हमने उनको जी लगा के रिस्पेक्ट में जुआल जी कर दिया है, सॉरी उसके लिए, हमने एक कम्युनिकेशन में गलती की है। वो हमारे पीआरएल अहमदाबाद में काम कर चुके हैं बहुत सीनियर साइंटिस्ट के रूप में, और 30 साल से उनका यही मेन इंटरेस्ट है कि क्लाइमेट चेंज का लॉन्ग टर्म अर्थ के सरफेस पे क्या इम्पेक्ट होगा। और उनका तो स्पेशलाइजेशन और ये बहुत बड़ा है, उसका नाम तो मुझे बोलने के लिए भी देखना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही नए हमारे लिए सब्जेक्ट है, पैलियंटोलॉजी। अगर मैं गलत हूँ तो सर आप करेक्ट करना। तो उनका इंटरेस्ट और ये है सेडिमेंट्री रॉक इरोजन, मॉनसून उनका सबसे मतलब ये है, उसमें उन्होंने काम किया है। और बहुत सारे जियोलॉजी से जुड़े हुए सब्जेक्ट, उसमें उनका एक्सपर्टाइज है। लास्ट ईयर उन्होंने हमारे अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में यही विषय पे लेक्चर दिया था, यही सितंबर महीने में, और आज फिर से हमारे साथ है। ऐसे वो बहुत ही बिजी रहते हैं,
ज्यादा वो हिमालय में ही रहते हैं, हिमालय के पास ही रहते हैं। अहमदाबाद में कम होते हैं, अहमदाबाद में काम किया, अहमदाबाद में ही रहते हैं, फिर भी हमारे लिए मिलना उनका मुश्किल हो रहा था। जब भी हम सोचे तो लगता था कि इज आउट ऑफ स्टेट, मतलब यहाँ नहीं है। बहुत मुश्किल से मिले हमें। तो धन्यवाद है आपका युवल सर जी कि आप आए। बहुत साल से हम चाहते थे, कम से कम केदारनाथ 2013 की त्रासदी के बाद हम सब समझना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है। और ये चार धाम का जो हुआ पूरा रूट, सुप्रीम में पिटीशन भी फाइल की, आप भी वो कमेटी के सदस्य रह चुके हैं सर। तो उस पर वो टाइम पे लग रहा था कि शायद कुछ रोक लगेगी, और ये जो डैमेज हो रहा है पूरा पर्यावरण को, पूरा एनवायरमेंट को, उसको रोक लगा पाएंगे हम। पर शायद उसमें हमें सफलता नहीं मिली। वो भी आप शायद अगर पॉसिबल है आपके लिए तो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अभी मैं लंबा बात नहीं करूंगी, मैं जानती हूँ सब उनको सुनने के लिए बहुत ही क्यूरियोसिटी में है कि क्या बोलेंगे सर। और वो बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, बहुत उनका रिसर्च का काम है। मैं वो बताने जाऊंगी तो बहुत है, आप देख लेना, पेजेस और पेजेस में है। मैं तो सब्जेक्ट भी इतना नहीं जानती, मैं तो कुछ समझ भी नहीं पाई, क्योंकि हमारा इतना वो एरिया में, जियोलॉजी में इतना हमारा इंफॉर्मेशन नहीं है। एक्सपर्ट की तो बात छोड़िए, इंफॉर्मेशन भी इतना नहीं है। तो आज हमें मिले उसके लिए धन्यवाद है उनका, एमएसडी की ओर से मैं करती हूँ। और अभी उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, ये क्लाइमेट चेंज का रिस्पॉन्सिबल है हिमालय में जो क्राइसिस है उसके बारे में। धन्यवाद। धन्यवाद सबको, धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं ये भी कहूँगा कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि इस ढंग की गैदरिंग में और इतने एक्सपीरियंस लोगों के सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली कभी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया ऐसा, कि नहीं तो ज़रूर मुझे ना आता। मेरे लिए मुख्य ये होता है कि अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाऊं जो लोग वास्तव में मेरे को मैटर करते हैं। मैं इससे पहले मैं बात शुरू करूं तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि इस बार की त्रासदी के बाद में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक टीवी चैनल को बात करी जिसमें कि वो मेरे मित्र हैं, इसलिए मैंने बात करी एनडीटीवी के सुशील बहुगुणा को। अदरवाइज मैं किसी भी टीवी चैनल पे बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं कि मुझे उससे नफरत है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब मुद्दा आपके सामने आता है कोई चीज करने के लिए, तो आप हम जैसे लोगों को पकड़ते और अपनी टीआरपी बढ़ाते हो, क्योंकि जमीन पे आपकी बात से तो कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। अगर पड़ना होता तो अब तक बहुत कुछ असर पड़ चुका होता है। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि वास्तव में क्लाइमेट चेंज जो है वो उसका उसका ये परिणाम है जो हम हिमालय में देख रहे हैं। आंसर है यस और आंसर है नो, दोनों आंसर हैं इसके। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, और हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन थी प्री इंडस्ट्रियल टाइम में, इवन की हम बोलेंगे कि 17वीं सेंचुरी के आसपास, वो 230 या 240 पार्ट पर मिलियन थी। और आज वो बढ़ करके अगर आज मैं 2-3 महीने पहले का डेटा आपको देता हूँ, क्योंकि मोना लोवा अमेरिका में एक इंस्ट्रूमेंट लगाया है उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करने का 1958 से, और वो अपने आप में अद्भुत इंस्ट्रूमेंट है कि 1958 से आज तक लगातार कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो रही है। और उसको कहते हैं किलिंग कर्व बोला जाता है। जिस साइंटिस्ट ने उसको 1958 में लगाया था, उसकी डेथ हो गई 2006 या 7 में। वो साइंटिस्ट आखिरी दम तक मेजरमेंट कर रहा था, और साइंटिस्ट ने 1962 और 1963 में, यंग था वो आदमी, तब उसने पहला साइंटिफिक पेपर लिखा था, और उसमें ये बताया था कि मानवकृत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। 1960 की बात कर रहा हूँ, और इसका दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। और ऐसा नहीं कि इसमें ये बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोगों को एक होता है साइंटिफिक स्टेटमेंट और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ ए साइंटिस्ट। इन दो चीजों में हमको डिफरेंस जरूर महसूस करना चाहिए। साइंटिफिक स्टेटमेंट वो होता है कि आप रिसर्च करते हो, रिसर्च करने के बाद उसको पब्लिक के लिए सबमिट करते हो रिसर्च जर्नल्स में, फिर आपका पेपर पीयर रिव्यू होता है मल्टीपल एक्सपर्ट के द्वारा, उसके बाद जाके वो पब्लिश होता है। उस पब्लिकेशन के बाद में अगर आप स्टेटमेंट देते हो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक स्टेटमेंट। पर नवीन जुयाल साइंटिस्ट था पीआरएल में, उसमें ठप्पा लगा हुआ है, तो आप माइक्रोफोन मेरे मुंह के सामने रख के बोलेगा, मैं जो चाहूँ बोल दूंगा कि नवीन जुयाल ने बोला। इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अ साइंटिस्ट। प्लीज डू नॉट टेक इट।
उसको कभी उस वाक्य को कभी मत मानिए उस बात को, क्योंकि वो क्या आजकल प्रचलन बना हुआ है आदमी। तो जब जब एक जो क्लाइमेट चेंज की मैं बात कर रहा हूँ फिर से, कि उस सज्जन ने, कि मैं पूरा फर्स्ट नाम भूल रहा हूँ, सेकंड नाम किलिंग है, उसको किलिंग कर्व के नाम से जाना जाता है, उसने बताया था, ठीक है। तो वास्तव में हमने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाई और इतनी बढ़ा दी कि हम लोग वास्तव में अब कंसर्न है कि इसको कैसे कट डाउन करें। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आया? इसका रिफ्लेक्शन आया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, दैट इज COP15 फ्रांस में। जब 195 कंट्रीज के लोग बैठे, उन्होंने कहा भाई समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग होने वाला है, दुनिया में बहुत तबाही मचने वाली है, हमको इसको नीचे उतारना पड़ेगा। जब नीचे उतारने की बात है तो नीचे उतारा कैसे जाएगा? तो उसमें ये आप ताजुब करेंगे देख करके कि जो तीन जो बड़े देश हैं जो पंप करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अमेरिका, चाइना और हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, 2022 का बाढ़ पाकिस्तान में आई थी, 1/3 ऑफ द कंट्री वाज अंडर द वाटर। और उनके जो गिलगिट बाल्टिस्तान या हुंजा वैली जो हिमालय का क्षेत्र है उनका, उस टाइम में टेम्परेचर नीचे के इलाके में बढ़ा था समथिंग लाइक 48 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ऊंचाई के इलाके में बढ़ा होगा। और उनके ग्लेशियर की लेक फटी और पूरा का पूरा पानी जो था बह करके अटलाबाद का जो इलाका उससे नीचे उतरा था। हमारा रन ऑफ कच्छ का जो इलाका है पूरा फ्लडेड था उस टाइम में। ये 2010 में भी हुआ था, क्योंकि जब भी वहाँ इंडस में बाढ़ आती है रन फ्लडेड होता है। अब सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान जो है उसका कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है पता है? 0.2%। तो सवाल ये खड़ा हो गया कि जो देश 0.2% कार्बन डाइऑक्साइड पंप कर रहा है वो 90% झेल रहा है। और ये मुद्दा उठा, लोगों ने उठाया मुद्दा को, कायरो में उठाया, नेक्स्ट कॉप में उठाया गया कि व्हाई शुड वी पे फॉर द रॉन्ग जो कि विकसित देशों ने किया है, हम क्यों पे करें उसके लिए? तो उन्होंने ये उठाया मुद्दा कि भैया कि हमको इसके लिए आप कॉम्पनसेट कीजिए कि आपकी गलती से हम भुगत रहे हैं। हिंदुस्तान ने भी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर पर उठाया कि नहीं आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। नहीं, तो अब जब फ्रांस में बात उठी तो लोगों ने कहा कि तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना कम किया जाए। तो अब चीज देखिए, मैं कह रहा स्टेटमेंट ऑफ साइंटिफिक स्टेटमेंट आता है। इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज IPCC को बोला गया 2018 के आसपास की 17 के आसपास, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, उनका असेसमेंट रिपोर्ट नंबर 6 है। क्या आप बताइए कि कितना टेम्परेचर होगा जिससे कि दुनिया जीवित रहेगी या दुनिया में हाहाकार नहीं मचेगा? 6000 साइंटिफिक पेपर्स उन्होंने इवेल्युएट करे, 6000। ये न्यूज रिपोर्ट नहीं, ये साइंटिफिक पब्लिकेशन थे। उन्होंने फिर उसके बाद मॉडल सिमुलेशंस करे, तब एक नंबर पे पहुंचे वो। उन्होंने कहा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर जो है हमको इसके नीचे रखना पड़ेगा। आज टेम्परेचर कितना पता आपको? 1 डिग्री प्लस चला गया है। और जो मैं 1 डिग्री प्लस की बात करता हूँ उनके बेनिफिट के लिए कहना चाहता हूँ कि 1990 से लेकर मैं भूल रहा हूँ, या 1850 से लेकर 1900 के बीच का जो टेम्परेचर था ना, इसका एवरेज को बेसलाइन मान दिया गया। मैंने समझे 1850 से लेकर 1900 के टाइम में जो टेम्परेचर था उसका एवरेज को अपने जीरो माना, और उससे ऊपर नीचे कितना हो रहा है तो उन्होंने कहा उस टेम्परेचर एवरेज के 1.5 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर चला गया पृथ्वी का एवरेज, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट, यानी कि प्रोसेस तब इरिवर्सिबल हो जाएगा। उसमें क्या इरिवर्सिबल होगा? कैटास्ट्रोफिकली हिमालय के ग्लेशियर रिसीड कर रहे वो होंगे, आर्कटिक मेल्ट आउट करना शुरू करेगा और हो ही रहा है। अंटार्कटिका का जो साउथ जो सॉरी उसका एक आइस है जो फ्लोटिंग आइस है, जमीन से जुड़ा हुआ है लेकिन फ्लोटिंग आइस है, वो 10% है, वो मेल्ट कर जाएगा। और आपको पता है 120,000 साल पहले वो जब आइस मेल्ट किया था तो ग्लोबल सी लेवल जो था वो 5 से 6 मीटर बढ़ गया था, तो वो मेल्ट आउट करेगा। अमेजन रेड फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर और उसमें जो बायोडाइवर्सिटी उसमें खतरा पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पास हिमालय में कुछ जमीन ऐसी है 4000 मीटर प्लस के इलाके में जो कि एक डेप्थ के बाद में परमानेंटली फ्रोजन रहती है। उस फ्रोजन जमीन के नीचे कार्बन सिक्वेस्ट्रेट हो रखा है, ऑर्गेनिक कार्बन, वो जो है वो मेल्ट आउट करना शुरू कर रहा है, उससे वो कार्बन एटमॉस्फेयर में वापस चला जाएगा। तो एक तरह से हाहाकार की स्थिति पैदा होने वाली है। तो उन्होंने कहा फिर इसको करें कैसे भाई, कम कैसे किया जाए? तो उन्होंने कहा इसको कम करने का तरीका है कि बाय 2030 कम्स व्हाटसोएवर आपको 50% सी ग्रीन हाउस गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा कल्पित है, इसको 50% नीचे उतारना पड़ेगा आपको। आज की तारीख में एक स्टडी और बताती है, आज की तारीख में
अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड टोटली बंद कर दूं एटमॉस्फेयर में डालना टोटल, तो मुझको प्री इंडस्ट्रियल वैल्यू यानी 240 ppm पार्ट पर मिलियन आने में, लोगों ने जो स्टडी करके बड़े अच्छे जर्नल में नेचर में पेपर है ये, उन्होंने कहा 1500 साल लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी किस टाइम बम पर बैठी है इस पर। प्रॉब्लम ये हो रही है, हम ऑस्ट्रिच की तरह अपने सर को रेत में घुसा करके सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मैं डायग्रेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा देता हूँ। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ उसके गेट में जब एंट्री करते हैं ना, तो गेट के बाहर उन्होंने कचरे के डब्बे लगा रखे हैं। मैंने 15 दिन पहले वॉलेंटियर किया सोसाइटी में, बड़े लोगों की सोसाइटी है तथाकथित। तो जब मैंने वॉलेंटियर किया, मैंने कहा मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, जो भी मेरे से बनता है इसको साफ करने के लिए प्लीज रिस्पॉन्ड। एक भी आदमी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, 15 दिन हो चुके थे। कल मैंने फिर, जब मैं मॉर्निंग वॉक से आ रहा था, तो मैंने सोसाइटी का बैनर के सामने उसको क्लिक करके फिर से डाला। फिर मैंने कहा कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग एक फिलोसफिकल बायस लेके जिंदगी जीते हैं हिंदुस्तान में। यानी फिलोसफिकल बायस क्या, चलता है चलने दो, ठीक है। मैंने कहा हम सब अपना घर का जो सफाई तो पूरे प्यार से करते हैं, और जैसे घर के बाहर का बाउंड्री वॉल होती है हम ऐसे बात फेंकते हैं उसकी तरफ। तब लोगों को थोड़ा लगा, लोगों ने कहा हम अभी जेसीबी मांगा है, भी करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो हम सोच रहे कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट मी, वी आर द ब्लडी फूल्स। तो अब अमेरिका ने विड्रॉ कर दिया अपने आप को, उसने काम तो कट डाउन नहीं करेंगे भाई ट्रम्प आने के बाद में। अब बचा इंडिया बोलता है मैं क्यों करूंगा फिर भैया, क्योंकि मेरे पास में जो हाइड्रो पावर की स्थिति मेरी उतनी अच्छी नहीं चल रही है हिमालय के, और मेरे पास कोल बहुत है, तो मैं कोयला इस्तेमाल क्यों नहीं करूंगा। तो अब ये बहुत भयानक एक कॉन्फ्लिक्ट में हम गुजर रहे हैं, हमको पता नहीं कैसे करेंगे नाउ। तो क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, मैंने आपको कहा। पर दूसरा पार्ट क्लाइमेट चेंज का क्या हो जाता है कि क्लाइमेट चेंज इज अ कन्वीनियंट आर्गुमेंट, ए वेरी कन्वीनियंट आर्गुमेंट अगेंस्ट विच हम पीछे छुपते हैं उसके। एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था क्या करती है, जब ऐसी त्रासदी अभी हो रही है हिमालय में और अन्य जगहों में, वो बोलते हम क्या करेंगे, ये तो दैविक आपदा है और क्लाइमेट चेंज से हो गई है। तो वो क्या करता है कि कोई 5,000 रुपए लेके जेब में जाता है, कोई 1 लाख लेके जाता है, आपको दे देता है, लोग भी थाम लेते हैं उसको। ये और थोड़ा बहुत उसके बाद जो टूट पाट हुई उसको हम लोग रिपेयर कर लेते हैं, इसको कहते हैं रिएक्शनरी पॉलिसीज। क्लाइमेट चेंज को अगर हम उसके पीछे छुपते हैं तो हम लोग रिएक्शनरी पॉलिसी बनाते हैं, मतलब रिएक्टिव पॉलिसी बोलेंगे, प्रोएक्टिव पॉलिसीज नहीं होती। टाइम ये आ गया कि बैलेंस कैसे मेंटेन करें इन दोनों चीजों के बीच में, कि भैया क्लाइमेट चेंज तो रियलिटी है, लेकिन हाउ डू वी लर्न टू लिव विद द क्लाइमेट चेंज। सिंपल सी बात है, उत्तराखंड हिमालय या हिमालय के और भी जो इलाके हैं भूकंप से ग्रस्त हैं, ठीक। लोगों ने किसी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग स्कूल में जाके ट्रेनिंग नहीं ली, या वो इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्डिंग रिसर्च रुड़की वालों के पास जाके ट्रेनिंग नहीं ली। सब ने अपने मकान ट्रायल एंड एरर से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बनाया, जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट था, क्योंकि उनका जीने और मरने का सवाल था। तो उन्होंने अपने ट्रायल एंड एरर से टेक्नोलॉजी इजाद की। कच्छ में भूकंप आते हैं, उन्होंने भूंगा बनाया, उनको आपने तो नहीं सिखाया, उन्होंने खुद ही सीखा। सरफेस एरिया बढ़ा दिया उसने बेस का, आपका सिस्टम और हल्का बनाया, अब बच गए। तो अब ये जो चीजें मैंने देखी उत्तराखंड में और खास करके देखी कि 1991 उत्तरकाशी अर्थक्वेक में वही था, 1999 चमोली अर्थक्वेक में वही था। दोनों जगह में जब डेवास्टेशन देखा तो जितने भी नए स्ट्रक्चर्स बने, चाहे उत्तरकाशी में हो, चमोली में हो, चाहे अन्य शहरी क्षेत्र में हो, वो धराशायी हुए हैं। लेकिन जो गांव के जो स्ट्रक्चर थे, जो कि ढंग से बने थे, जिनकी रिपेयरिंग हुई थी, मैं उन सब स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके मकान टूटे हैं। जैसे अफगानिस्तान में जो मकान टूटे, वो सबके सब पत्थरों से बने हुए मकान पे टूट गए, लेकिन जो ट्रेडिशनल मकान थे जिसमें ट्रेडिशनल विजडम गया हुआ था, वो नहीं टूटे। आपका एक भी टेम्पल, जितने भी टेम्पल हैं इस वक्त, चाहे वो केदार का हो, चाहे बद्री का हो, चाहे गंगोत्री का हो, गंगोत्री बाद में रिनोवेट हुआ है, इस सब का टेम्पल आर्किटेक्ट आप देखेंगे ना, इसमें इंजीनियरिंग की जो टेक्निक है ना, उसकी इंट्रिकेट डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। टाई बीम कैसे लगाते हैं, नट बोल्टिंग कैसे होती है, मतलब पत्थरों की, वो सब उन्होंने कर रखा है। किसने सिखाया? लोकल लोगों ने सिखाया ना। तो व्हेन दे लर्न टू लिव विद द अर्थक्वेक, अब वक्त आ गया दे शुड लर्न टू लिव विद द क्लाइमेट चेंज। और वो उनके पास फाइनेस्ट ऑफ द फाइन मेथड्स हैं। जितने भी डिजास्टर उत्तराखंड में हुए या हिमालय में अन्य क्षेत्रों में बाढ़ के द्वारा हो रहे हैं, वो उस क्षेत्र विशेष में हो रहे हैं जो क्षेत्र विशेष कभी भी हैबिटेशन के लिए आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता था। उनका सिस्टम क्या था उत्तराखंड में,
कि आपके पास में अपर स्लोप में फॉरेस्ट होगा, मिडिल स्लोप में मकान होंगे, लोअर स्लोप में आपके खेत होंगे। और अगर और प्रोडक्टिव खेत आपको चाहिए, अब ऐसे ये बड़ी नदी नहीं, छोटी नदियों के पास में आप इरिगेटेड खेत बनाते थे, ये सिस्टम था। आज क्या हो गया है, आपने सबने सड़क, जो इसका कल्पिट कौन है, देखिए कल्पिट ये है कि जब तथाकथित विकास हुआ तो रोड बनी। रोड का अलाइनमेंट क्या किया उन्होंने, ज्यादातर रोड को जो उन्होंने कहां से लिया, नदी के पास से लेके। बहुत कुमाऊं में तो अच्छा है, अगर जो लोग कुमाऊं घूमने के लिए गए होंगे तो कुमाऊं की पहाड़ियां गढ़वाल की पहाड़ियों से थोड़ी सी जेंटल है, वो पिथौरागढ़ जाने के बाद बड़ी हो जाती है। तो उनके जितनी रोड है कुमाऊं हिल्स में, नैनीताल से आप चलेंगे, चाहे आप अल्मोड़ा जाइए, चाहे आप नैनीताल जाइए, चाहे रानीखेत जाइए, वो पहाड़ों के रीच पे चलती है या मिडिल फ्लोर के ऊपर चलती है, वो बड़ी स्टेबल है। उत्तराखंड में ऋषिकेश अंदर घुसेंगे तो आपके कभी नदी के नजदीक है, बहुत कम टाइम में नदी के ऊपर जाते हैं। तो जब आप नदी के नजदीक आपने सड़कें बनाई तो आम आदमी ने क्या देखा, गांव से उठ के आया, उसने कहा कोई 2 पैसा कमा लेता हूं मैं, वो आ गया ना उसके सड़क के पास। सड़क कहाँ, नदी के पास। जो उसका बर्निंग एग्जाम्पल आपका धराली का टाउन, धराली गांव आप देखो कितना बेहतरीन गांव है, अभी भी इंटैक्ट है, कुछ नहीं हुआ उसको, कुछ भी नहीं हुआ, सेंचुरीज ओल्ड गांव है, ठीक है। अपोजिट फ्लैंक में मुखवा गांव है, जहाँ पे गंगोत्री जो है विंटर में आती है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो लोग नीचे आए ना पैसा कमाने के लिए, उनकी हालत खराब हुई। तो हमको लर्न टू लीव भी करना पड़ेगा। अब क्या होता है, उत्तराखंड सरकार का कानून है कि नदी से 100 मीटर के रेडियस में आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो कानून है, कानून बनाया हुआ है, लेकिन वो कानून 2012 से कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप कभी जाएंगे आप उस इलाके में, तो आप ऋषिकेश से घुसना 30 किलोमीटर के बाद में एक जगह आती है, उसका नाम है कोडियाला। कोडियाला में राफ्टिंग स्टार्ट होती है, वहां से राफ्टर्स बैठते हैं। कोडियाला एंटर करने से पहले आपके जब आप बद्रीनाथ की तरफ जा रहे हैं, आपके लेफ्ट साइड से एक स्ट्रीम आती है, बहुत प्यारी स्ट्रीम है। एक आदमी ने 5 मंजिल का होटल नदी के ऊपर बना दिया, इट्स ऑन द रिवर बेड, नदी पे बना पूरा। क्या वीआईपी गुजरते हैं, वो देखते नहीं है क्या? सब देखते हैं ना। और इसके अलावा बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे स्कूल जो नए बने हैं अभी उत्तराखंड में, वो नालों पर बना रखे हैं। अरे एक स्कूल तो इसको पता है मैंने, सिंबल को, ये जहाँ श्रीनगर में रहता है, उसके सामने जो नाला है उस पर अब पहले मैंने उसको पूरा फोटोग्राफी करता गया 2003-4 से लगातार मैंने फोटोग्राफ। आज जो मल्टी स्टोरी बन गया है, वहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं और उसके बगल से रेलवे की टनल जा रही है। तो हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं इस ढंग की दुर्घटना को। अब सवाल खड़ा होता है कि, तो मैंने ये कहा ना कि वी हैव टू लर्न विद, हमको क्लाइमेट चेंज के साथ में जीना सीखना पड़ेगा, इससे बड़ा कोई हमारे पास में विकल्प नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि जैसे देखिए कि, और एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि 2013 जून में जब त्रासदी आई, तो उसके करीब 1 हफ्ते बाद मैं मंदाकिनी घाटी में गया समझने के लिए कि क्या हुआ होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हल्ला मचा था कि केदारनाथ के पीछे एक झील है, उसको गांधी सरोवर कहते हैं, उसके फटने से पूरा का पूरा जो है केदारनाथ और उसके बाद मंदाकिनी की घाटी से लेकर के ऋषिकेश तक तबाही मच गई। तो हमने जब झील को इन्वेस्टिगेट किया और ये पता किया कि कितना पानी रहा होगा डिजास्टर से पहले, तो हमारा जो अनुमान लगा उसको देख करके, वो 5 से 6 मीटर से ज्यादा पानी उसके अंदर नहीं था। और हमने ये भी कैलकुलेट किया उसका, क्योंकि अब मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना, वो साइंटिफिक स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने उसको पब्लिश किया है, ठीक है। तो करीब उसका आई थिंक 40,000 सम स्क्वायर क्यूबिक, 40,000 क्यूबिक मीटर ऐसा कुछ पानी का वॉल्यूम हमने एस्टिमेट किया उसका, ठीक है। उससे जो नुकसान होना था वो केदारनाथ को होना था डेफिनेटली, क्योंकि वो लेक इधर है, केदारनाथ नीचे बैठा है, ये पानी आना था केदारनाथ को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन तो उसके बाद वो नीचे गया, उसने गौरीकुंड तबाह कर दिया, उसका सोनप्रयाग तबाह कर दिया, सीतापुर तबाह कर दिया, वो नीचे की तरफ काफी सारे इलाके तबाह करता हुआ चला गया, श्रीनगर तक पहुंचा, ठीक है। तो क्या ये झील का वो तो हर एक ने कि नहीं तो लेक फट गया, लेक फट गया, हमने तो बकवास कर रहे हो तुम लोग, ये लेक नहीं फटा था। लेक फटा था, उसका इम्पैक्ट केदारनाथ पे हुआ है, लेकिन लेक के बाद जो घटनाएं घटित हुई उसको आप इग्नोर कर रहे हो। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि आई एम रियली थैंकफुल टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने किसी के पीआईएल पे एक कमिटी बनाई, उसमें कहा कि हमको ये बताइए, उनके वर्ड थे, मैं कोट कर रहा हूँ उनके वर्ड्स, उनके वर्ड थे कि ये बताओ हमको कि जो बाढ़ की विभीषिका 2013 की जो थी, उसको इतना प्रलयंकारी बनाने में क्या बम्पर से बम्पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बैराजेस रिस्पॉन्सिबल थे कि नहीं? ये टर्म ऑफ रेफरेंस दिया उन्होंने हमको। अब सोचिए, तो
रवि चोपड़ा जिस कमेटी के चेयरमैन थे, मैं भी उसका मेंबर था, और एक हमारे हेमंत भाई जानी भी थे, हम लोग और भी लोग थे उसके मेंबर्स। हमने बहुत मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद हमने उसी नतीजे पर पहुंचे जिसके चिंता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जताई कि जितने भी नुकसान हुआ उस दरमियान, न केवल मंदाकिनी घाटी में बल्कि पिथौरागढ़ में, अलकनंदा में, हिमाचल के कुछ इलाके में हुआ, नेपाल के कुछ इलाके में हुआ, लेकिन नेपाल का तो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर उत्तराखंड के जितने इलाके में उन्होंने नुकसान देखा, सब में फोर्स एम्प्लीफिकेशन का काम इन बैराजेस ने किया। हमने कहा ये जो बैराजेस आपके हैं, इन बैराजेस ने क्या किया, टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्शन दिया फ्लड वाटर को। और हिमालय में ध्यान रखिएगा कि हिमालय की नदियां बाढ़ में सिर्फ बालू लेके नहीं चलती है, वो इतने बड़े बड़े साइज के बोल्डर लेके चलती है। इससे हमारे प्लानर्स अनभिज्ञ हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, स्टेटमेंट को दे रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से दे रहा हूँ कि विष्णुप्रयाग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो आपने से बद्रीनाथ गया होगा, बद्रीनाथ से पहले 15 किलोमीटर पहले एक जगह है लामबगड़, वहां पे एक नदी है, उसका नाम है खीर गंगा। खीर गंगा अलकनंदा में मिलती है, उसके ठीक नीचे आधा किलोमीटर पे जेपी का ये बैराज था, 330 से 440 मेगावाट का, पानी रोकता था और उसके बाद डाइवर्जन टनल में पानी डालता था, और उसके बाद 900 मीटर का फॉल दे करके टरबाइन को जोशीमठ का अपोजिट लगाया था, उसमें करता था। ठीक है, जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए गए कमेटी में थे, तो उन्होंने कहा साहब, हमने कहा देखो, तुम्हारे इस बैराज के कारण नीचे पांडुकेश्वर तबाह हो गया, गोविंद घाट के लोग तबाह हो गए, तुमने पानी क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था कि बाढ़ आ रही है। बाढ़ कहाँ से जनरेट हुई थी? वो खीरो गंगा, छोटी सी नदी है, वहां से मलबा आया था। ठीक है, बोलते नहीं साहब, हमने कोशिश किया रेडियल गेट खोलने का, उनके 8 मीटर के दाया के उनके रेडियल गेट थे, एक भी गेट नहीं खुला उनसे, लेकिन उनका वो गेट उन्होंने जरूर बंद करा जहां से डाइवर्जन पानी टनल के अंदर जाता है, 12 किलोमीटर का टनल है, क्योंकि अगर उसमें मलबा चला जाता है तो उनकी टरबाइन खराब हो जाती है। उसके लिए तो बहुत इंटेलिजेंट हो लोग, उसको तुमने फट से बंद कर दिया। अब ये जब अटक गया तो क्या किया कि बैराज का जो आरसीसी का स्ट्रक्चर था वो तो नहीं टूटा, लेकिन बगल का जो सॉफ्ट इलाका था पहाड़ का, उसके बैराज के बीच का, वो फट गया और उससे आपके नीचे बाढ़ आई। ठीक है, तो ये जो 2013 की त्रासदी में इसी ढंग से मल्टीपल जो बैराजेस आपने रास्ते में बनाए थे, इन्होंने फोर्स एम्प्लीफिकेशन का काम किया, उससे नुकसान हुआ। ठीक है, हमने 24 बांध सरकार को विनती किया कि इन 24 बांध को हायर हिमालय में, खास करके 2000 मीटर से ऊपर, जिसको हम विंटर स्नो लाइन भी बोलते हैं, विंटर में स्नो वहां तक आता है, इस इलाके में इन बांधों को न बनाया जाए। सरकार ने इसको मना था। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ साल, 2-3 साल पहले की बात, आई थिंक 5 बांधों को, जो कि एनएचपीसी के किसके थे, मैं भूल रहा हूँ नाम, मुझे याद नहीं है, उनको इजाजत दे दी गई। अब उसमें एक बांध कौन सा आया पता आपको? तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2021 ऋषिगंगा डिजास्टर जहां हुआ था, 330 मेगावाट का शायद लगभग का प्रोजेक्ट था, उसको स्वीकृति प्रदान हो। अब जब 7 अगस्त 2021 को एक छोटा सा रिवर है, उसको हम कहते हैं ऋषिगंगा का ट्रिब्यूटरी रिवर है, रॉटिकार, उसमें एक एवलांस ट्रिगर करता है, ऊपर से 15,000-16,000 फीट की ऊंचाई से टूटता है। वो जब नीचे की तरफ गिरता है तो अपने में पत्थर लेकर के और आइस के चंक्स को लेकर नीचे रोल डाउन करता है वो। ठीक है, बारिश नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 6 तारीख को अगस्त 2021 में मैं उसी पुल पे खड़ा था, उसका नाम है रेणी गांव का पुल बोलते हैं उसको, बड़ा पुल था, उस पर खड़ा था और स्टूडेंट्स के साथ था। उनको समझा रहा था कि अगर कोई ऐसा ग्लेशियर का लेक अगर फटता है हिमालय में, तो उसका जो मलबा आता है उसका कैसा कैरेक्टर होता है। तो मैं 6 तारीख, एकदम अच्छा रोशनी था, कोई बारिश का एक बूंद नहीं था। तो जब ये घटना 7 तारीख को हुआ, कोई बारिश नहीं थी, तो जब टूटा तो 2 बैराज थे, एक बैराज ऊपर था, उसने पहले रोका, उसको एकुमुलेट हुआ, उसने धक्का मारा, फिर नीचे पुल था, उसका स्पैन हाइट कम थी, उसमें रुका, दूसरा धक्का मारा, और 200 लोग काम कर रहे थे नीचे वाले बैराज में, तपोवन में, वहां 10 मिनट में पहुंचा पूरा का पूरा मलबा। वहां पहुंचे, जब तक आवाज देते तो 200 लोग खत्म हो गए। और वो बाढ़ कहां तक गई? बाढ़ का डिस्टेंस कितना था? हार्डली 25 किलोमीटर, क्योंकि पानी था ही नहीं इसमें। तो ये तो एवलांच जनरेटेड फ्लड था ये। तो हम ये बोल रहे हैं, अगर आपने हायर हिमालय की नदियों को रोका नहीं होता इस ढंग के बांध बना करके, तो ये दुर्घटना होने वाली नहीं थी।
तो हम दुर्घटना को इस ढंग से आमंत्रित कर रहे हैं, ये जानने के बावजूद भी कि क्लाइमेट चेंज रियलिटी है, और इससे जो हमारे हर हिमालय के जो क्षेत्र विशेष है, जहाँ ग्लेशियर्स हैं, जहाँ पे ग्लेशियर लेक्स हैं, वो अस्थिर होंगी, और उनके अस्थिर होने से अगर उनके रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो उसको उड़ाते हुए तोड़ते हुए निकल जाएंगे। ये होता है इस बात है। अब आता है बात इसका, क्या बोलते हैं कि जब आपका ये जो घटना हुई, हम बड़े खुश थे, लेकिन काफी अच्छा मुझे उस रिपोर्ट का काफी अप्रिशिएशन हुआ सरकार के द्वारा, और काफी कुछ चीजें रुकी। मैं हाइड्रो पावर की बात करूँ। अब आते दूसरी कहानी, चार धाम की। अब जब चार धाम के रोड जब बात चली, तो सरकार ने फिर से किसी दून ग्रीन करके कोई संस्था है देहरादून की, तब उसने पीआईएल फाइल किया कि भैया ये जो चार धाम का रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, इससे पहाड़ में भयानक नुकसान होगा। उनके पीआईएल का संज्ञान लिया ऑनरेबल कोर्ट ने, और कमेटी बनाया, अगेन चेयरमैन बनाया रवि चोपड़ा जी को। उसमें मैं भी एक सदस्य था। हमने जब उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो हमको जो बड़ा अच्छा, मतलब कोर्ट इज सो क्लियर इन उसके उस कंसेप्ट में, साफ बोला उन्होंने, हमको बताओ कि क्या इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंट में, और जो अगर पड़ेगा उसको कैसे कम किया जा सकता है। ये बड़ा कंसर्न था कोर्ट इस बारे में। तो हमने काम किया उसमें, और सारे साइट्स विजिट करी। विजिट करने के बाद में जब हम लोग बैठे, दुर्भाग्य क्या था, दुर्भाग्य ये था कि जब कमेटी में हम बैठ रहे थे तो कमेटी डिवाइड हो गई। शुरू में कमेटी एक साथ चली, और कुछ टाइम के बाद में कमेटी में एक फाट पड़ गई। जो कुछ वैज्ञानिक हमारे साथी थे, वो साथी, हमने जब कहा कि देखिए रोड के चौड़ीकरण में सबसे बड़ा कल्प्रिट रोड की चौड़ाई है, तो उन्होंने कहा, उनका आर्गुमेंट था कि रोड की चौड़ाई इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हमारे पास इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं, हम इसको टैकल कर लेंगे। हमने कहा आप नहीं कर पाओगे, क्या उसमें ये होता है कि हमने फिर उनको आंकड़े बताए, जो कि हमने फिर बाद में, अगेन मैं साइंटिफिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हमने जर्नल ऑफ माउंटेन रिसर्च में उस पेपर को लिखा। बाद में हमने बताया कि अगर कोई ढलान पहाड़ की 30 डिग्री से कम है, तो उसमें अगर उसकी चौड़ाई बढ़ाते हो तो उसमें ज्यादा मलबा नहीं निकलता है। लेकिन जैसे 30 डिग्री प्लस आपका ढलान बढ़ती, क्योंकि हिमालय में है, तो आपका जो मलबे का मात्रा, अगर उसको आप चाहे कुछ 10 मीटर भी काटो या 5 मीटर भी काटो, मलबे की मात्रा भयानक रूप से बढ़ जाती है। और हिमालय में जगह नहीं आपको उस मलबे को रखने के लिए, कहाँ रखेंगे उस मलबे को। और सारा आपके पास कानून है कि आप मलबे को नदी में नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की अपनी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी है, उसके जीव जंतु हो वहां पे, और नदी का अपना एक डेप्थ होती है। ये सब चीजों को रखते हुए आपको, उसको मक बोला जाता है, उनको मक बोलते हैं दोस्तों, उसको डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए आपको। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको जगह लेनी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इनके बीच में ठन जाती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है, इसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलता मैं इससे ज्यादा जमीन आपको दे नहीं सकता हूँ। अरे तो तुम उसको जमीन ज्यादा नहीं दोगे तो इतनी मलबा डालेगा किधर आदमी बैठ के। ठीक है, कुल मिला के हम इस नतीजे पे पहुंचे, हमने पूरे कैलकुलेशंस करे, पूरा अच्छा तर्क दिया, तथ्य भी दिया। हमने कहा हमको जरूर चाहिए अच्छी सड़क, हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको डिजास्टर प्रोन रोड चाहिए या डिजास्टर रेजिलियंट रोड चाहिए। वो सड़क जो कि सुरक्षित रहे आपके लिए, या वो सड़क जो चौड़ी कर लो और बार बार टूट रही है, आपकी जिंदगी वो दांव पे लगा दी। तो हमने जब इंटरमीडिएट की बात करी, तो हमने पूरा चीज सारी कैलकुलेशन किया, हमने एकदम इमोशनली कोई बातें नहीं करी। हमने कहा उसकी चौड़ाई होती है 5.5 मीटर, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 5.5 मीटर मतलब जो कोलतार का सरफेस होता है ना, उसकी चौड़ाई को बता रहा हूँ, 5.5 मीटर। 5.5 मीटर में अगर आपको 2 वोल्वो की बस भी डालनी है, तो तब भी 50 सेंटीमीटर की जगह आपको बचती, क्योंकि 2.44 मीटर की उसकी चौड़ाई होती है वोल्वो की। आप आराम से क्रॉस कर सकते हो उसको, और जहां पे लगता है ये बॉटल नेक आ रहा है, उस इलाके में आप थोड़ा सा वाइडनिंग कर सकते हो, ये करिए। और मैंने कहा फिर देखो पदयात्री भी चलते हैं, हिमालय आस्था का प्रतीक है लोगों के लिए भैया, मेरे लिए तो अस्तित्व का प्रतीक है, मैं आस्था का प्रतीक भी मानता हूँ। तो जिनका आस्था का प्रतीक है उनको चलना भी है वहां पे, तो उनके लिए फुटपाथ चाहिए आपको। तो मैंने कहा आप फुटपाथ उसको दे सकते हो, तो टोटल जो कटान होगा ना नदी के किनारे से लेकर पहाड़ तक का, टोटल कटान इंटरमीडिएट रोड में सिर्फ 10 मीटर का होगा। और आपको राइट ऑफ वे बोलते हैं, यानी कि भविष्य में अगर रोड चौड़ी करनी है आपको, तो आप 12 मीटर तक जमीन को ले सकते हैं, वहां पिलर लगा सकते हैं, लेकिन आप काटेंगे 10 मीटर तक का। ये हमारा वो था सुझाव।
और हमारा सुझाव कोई आकाश से नहीं आता। इंडियन रोड कांग्रेस 1918 में ऑलरेडी उन्होंने इसको कहा था ये होना चाहिए। उनका अपना जियो है जो कि हमको दिखाया नहीं गया था। हम तो अपनी बात कर रहे थे, हम तो अपनी ढंग से बोल रहे थे, क्योंकि हमको पता है इंटरमीडिएट है, स्मॉल रोड्स है, वाइडर रोड है, सबका डेफिनेशन में पड़ी थी। हमने इंटरमीडिएट की तरफ अपनी बात रखी, क्योंकि हमको ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि हमारे अक्रॉस चाइना बैठा हुआ है और हमको डिफेंस ट्रूप का मोबिलिटी चाहिए। हम अपने डिफेंस की जो जरूरतें हैं उसको हम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, ये भी बात थी हमारी। हमने कहा अब यात्री जाते हैं, ये सब को देख कर ये बेस्ट हमारा ऑप्शन रहेगा। सरकार का ऑप्शन क्या था? उनका था डबल लेन विथ पेव्ड शोल्डर, यानी कि 7 मीटर का कोलतार का सरफेस होगा, 1.5 मीटर इधर आप रास्ता बनाएंगे, 1.5 मीटर इधर बनाएंगे, तो 10 मीटर आपका ये हो गया। अब आपको राइट ऑफ वे कितना चाहिए पता है आपको? 24 मीटर, 24 मीटर, यानी कि नदी के कोने से लेकर के 24 मीटर तक आपके लिए राइट ऑफ वे मिल गया। अब क्या होता है, जब मीटिंग में बैठे थे तो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट साहब भी बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जब राइट ऑफ वे 24 मीटर आप देते हो तो क्या होता है उसके जो पेड़ होते हैं ना वो सारे के सारे नीलाम हो जाते हैं। अरे मैंने कहा तो लेकिन मतलब राइट ऑफ वे, मैंने कहा तो आपका तब जाएगा जब आप कभी भविष्य में उसको चौड़ा करेंगे। बोलता देखो भाई, कैंपा एक उनका है, कैंपा में कंपनसेटरी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम होता है, उसके तहत पैसा ऑलरेडी वो हमको पेमेंट कर देते हैं। किसको? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वाले उनके लिए पैसा दे देते हैं, भाई इतना हमने तुम्हारा लिया, तुम लो अपना पैसा पकड़ो। अब जब उन्होंने हमको पैसा दे दिया तो हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? इमेजिन कीजिए। अच्छा, ये सब बातें हमने रखी, लेकिन क्या हुआ, हमारा जो ग्रुप था डिवाइड हो गया। अल्टीमेटली जब फाइनल रिपोर्ट गई तो ये तो सबके सामने वो है, 2 रिपोर्ट गई। एक सरकारी रिपोर्ट जिसमें हमारे वैज्ञानिक भाई लोग जो थे उनके साथ चले गए। हम 3 लोग, पहले तो हम 2 ही थे, मैं और हेमंत ध्यानी एक साधक है बेसिकली। आई फील प्राउड इन दैट मैन बिकॉज वो उसका अपना वो है, वो जटा भी रखता है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो कहता है मैं साधक हूँ, यानी कि मुझे समाज में रह के काम करना है। उसका अपना विचार है और बहुत ज्यादा आस्था में भी मानता है, गंगा को माँ बोलता है, वो सब कुछ है उसके अंदर, ठीक है, उसका सोचने का तरीका है। लेकिन जब वो कोई बात बोलता है तो क्योंकि वो पीएचडी नैनो फिजिक्स में है जेएनयू का, तो वो बड़ा लर्नेड आदमी, ऐसा नहीं बेवकूफ आदमी। तो हम दोनों ने मिलकर के हमने एक रिजॉइंडर तो नहीं बोलेंगे, हमने एक पहले नोट लिख दिया कि दिस इज ए हिमालयन ब्लंडर करके। वो कहीं छपा नहीं, प्राइवेट सर्विस में लोगों को हमने अपनी बात रखी कि क्यों ये अगर इतना 7 मीटर का कोलतार का सरफेस और 1.5 मीटर दोनों तरफ काटेंगे तो क्या नुकसान होने वाला है। उसके बाद नहीं हुआ तो अब क्या था, एक वो था उसमें एक क्लॉज था कि अगर कमिटी एग्री नहीं करती है, मैं धराली पे अभी आऊंगा इसके बाद नेक्स्ट में, तो कमिटी अगर एग्री नहीं करती है तो आप वोटिंग करेंगे। तो हमें बहुत जबरदस्त आपत्ति हुई। हमने कहा साइंस में वोटिंग कहाँ से होती है, आप साइंस में कौन वोटिंग करता है भाई? अब उसके लिए क्या कर रखा था, इस कमिटी में उन्होंने सारे जिलाओं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मेंबर बनाया हुआ था। 13 कितने डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं जो भी है, सबके सब मेंबर, और साथ में हमारे जो वैज्ञानिक भाई हमको छोड़ करके उस साइड चले गए वो भी उनके साथ, तो करीब उसे 23 लोग हो गए थे उधर, हम 3 इधर 23 उधर, तो वोटिंग हो तो उनकी बात चलेगी, हमारी तो नहीं चलेगी। अब इतना ज्यादा हो गया, तो बहुत सारे कांड हुए, बहुत कुछ चला, मैंने रिजाइन किया, सब कुछ हुआ उसमें। रवि चोपड़ा जी ने बाद में रिजाइन कर दिया, हेमंत ध्यानी ने शायद नहीं किया था, और फिर हमने 2 रिपोर्ट बनाई, एक था माइनॉरिटी रिपोर्ट और एक था मेजोरिटी रिपोर्ट। अब मेजोरिटी रिपोर्ट जी तो सरकार की थी, तो उनका जो भी होते हैं सेक्रेटरी जो आईएएस होते हैं वो लेकर के जमा करने के जाना था उनको, उससे पहले हमने जो रिपोर्ट की अपने पैसे से बनाई, हमने अपने पैसे से बनाई, उसको हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जमा कर। अब इनकी रिपोर्ट भी गई। अब उसके बाद मैं भूल गया कौन जज साहब थे वहां जिन्होंने इसका डिसीजन लिया था, जब उन्होंने दोनों रिपोर्टों को पढ़ा 2021 में इसका निर्णय आया था पहला, आई वॉज सो हैप्पी, हम लोग सब खुश हुए। उन्होंने माइनॉरिटी रिपोर्ट को ऑनर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो माइनॉरिटी बोलती है कि इंटरमीडिएट रोड हिमालय के लिए सबसे सुरक्षित है, इस रोड को ही बनाना चाहिए। हम बड़े खुश। विद इन 3 months डिफेंस ने प्रेयर डाल दी। जब डिफेंस का प्रेयर चला गया तो उसमें ये भी हमने कहा गया कि ये लोग, हम जो 3 लोग हैं, हमको राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति इतनी चिंता नहीं है, ये वर्ड है उनके।
लिखा उसमें। हाँ, तो हमने कहा ये कैसे बात कर रहे हैं हाँ, तो यार ये कैसा हो गया, मैंने कहा एनीवे और फिर उसको ओवर रूल कर दिया गया। नए जो जज साहब थे, चंद्रचूड़ साहब आए थे, ओवर रूल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इसको 7 मीटर काटिए और 1.5 मीटर का चौड़ाई उसको लगाइए। और उसका नतीजा आज क्या हुआ कि आपका जो सारी सड़कें हैं, जिन जो लोग हमको गालियां दिया करते थे कि हम विकास के विरोधी हैं, उनको आराम से चलना चाहिए। एक नाम मैं नहीं लूंगा, एक सज्जन थे, वो कमिश्नर भी रहे किसी डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड में, वो मेंबर थे, मेंबर सेक्रेटरी थे। वो कहते इतना मजा आ रहा आजकल चलने में, मैं पिथौरागढ़ से नैनीताल आया, एक भी झटका नहीं लगा मुझे। मैंने कहा अब जाओ उस रोड पे, पिथौरागढ़ से नैनीताल आए थे, रोड है ही नहीं, बहुत जगह रोड चलेगी। अब सवाल ये होता है, क्या हमने इस आपदा को आमंत्रित किया? तो मेरा सीधा सा जवाब है हाँ, किया। और इसको समझने के लिए हम कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। आज कोई कहां मर रहा है, कोई कहां मर रहा है, किसी की गाड़ी खसक रही, किसी का मकान चला जा रहा है। मतलब ये वार्निंग आपको देनी पड़ रही है हर जगह। आजकल के मैं तो परसों जा रहा हूँ उधर ही, तो कहा जाएगा आप ट्रेवल मत कीजिए, सच बोल रहे हो लोग। तो तुमने, और उसके बाद हमारी बात छोड़िए, हम 3 लोगों को सकते हैं हम बायस थे, हम थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट हैं, आप बोल सकते हैं, चलिए बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंट रिसर्चेस हुई, उसके बाद 2 बड़े पेपर छपे। उसमें से एक पेपर तो एक ऐसे सज्जन का छपा, उसका नाम से मैं नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, वो हमारे कमेटी के मेंबर थे, और वो कमेटी में जब थे वो एक्सपर्ट है लैंडस्लाइड के। वो कहते नहीं, रोड चौड़े करने से लैंडस्लाइड नहीं आता है। तब उस समय, उसके बाद पेपर छपता है, कहता है कि नहीं, ये जो मैक्सिमम जो लैंडस्लाइड हुआ रोड के अलोंग हुए। अब वो कमेटी में नहीं है, कहीं और चला गया है, ठीक है। और कहा कि 50% उत्तराखंड का जो इलाका है वो लैंडस्लाइड से ग्रस्त है। अब ये कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। तभी मैं कहता हूं ना कि हमको हमारे लोगों ने मारा है। साइंस सच्चाई जानने की कोशिश करता है, कितनी सच्चाई मेरी साइंस में वो टाइम ही बताएगा। पर साइंस में क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है ना, उस डेटा को आप मत खेलिए, उससे इंटरप्रिटेशन आपकी होती है, डेटा से मत खेलिए। आप डेटा से सच डालिए, आप बताइए ये देखा मैंने। अब वो भी नहीं देखना चाहते हैं। तो अब उसका दूसरा पेपर अभी आया 2025 में, जर्मन ग्रुप है, पोस्टडम का, इसलिए नहीं कि जर्मन ने किया तो बहुत बड़ा काम किया होगा, इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, उसमें एक हिंदुस्तानी भी है। उन्होंने अभी स्टडी किया, ऋषिकेश से लेकर के जोशीमठ के बीच 240 किलोमीटर का लंबा सड़क, अलकनंदा, गंगा और अलकनंदा के उसमें गए। उनका ये निष्कर्ष निकला है कि हर किलोमीटर में एक लैंडस्लाइड है, चारधाम रोड बनने के बाद। तो हमने क्या पाया बताइए ना, लैंडस्लाइड पाया। और हमने अपनी अपनी जिंदगी को और दुभर कर दिया। मेरी माँ, जो कि बहुत बुजुर्ग है, पहाड़ की है, वो जब उनको मैं कभी कभी ले जाता हूँ पहाड़ की तरफ, तो वो खुद बोलती है कि किसने बोला इनको पहाड़ को काटने के लिए। तो जो एक आम आदमी भी महसूस कर सकता है कि ये गलतियां हो गई हैं, उसको रिवर्ट बैक कैसे किया जाए। अब बताइए, अब आती बात, वो तो हमने कर दिया। तो दोष मैं अपने ही वैज्ञानिकों को देना चाहता हूं। जो वैज्ञानिक हैं वो खुल कर नहीं बोलते, कारण कुछ भी हो, उसमें मैं आक्षेप नहीं करूंगा, उनका अपनी सोच है, हो सकता है वो बहुत जेन्युइन हो। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हम तीनों तो मुखर हैं इस वक्त, हर प्रेस में हम लोग हमसे पूछते हैं, या आर्टिकल्स हमारे चल रहे हैं, हम लिख रहे हैं आर्टिकल्स को, ठीक है। तो किसी पत्रकार ने पूछा, यार वो 3 लोग तो सब जगह बोल रहे हैं, अब तुम बाकी जो मेजोरिटी वाले तुम क्यों नहीं बोल रहे कि नहीं हमने जो किया सही किया? तुम अपना पक्ष भी तो रखो, वो एक आदमी भी नहीं बोल रहा है। तो ऐसा खिलवाड़ पहाड़ से हमारे वैज्ञानिकों ने ही किया है, बाकी नहीं। अब बात उठती है इसकी कि ये जो 70% प्लस जो काम था चार धाम को कंप्लीट हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते। हमने फिर से उस वक्त ये भी रिक्वेस्ट की थी कि हर हिमालय को मत टच कीजिए आप, क्योंकि अब जस्ट ये जियोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, हिमालय अगर आप देखें तो हर किलोमीटर में चट्टान का कैरेक्टर बदल जाता है। कोई चट्टान सॉफ्ट है, कोई चट्टान कठोर है, वगैरह वगैरह। तो उसमें अगर आप एक मशीन को लेकर के एक ही तरह से कटान करेंगे तो कोई इलाका तो कठोर रहता है, कोई तो, हमने कहा ऐसा मत करो यार। और आपके आज का है, आज की न्यूज बता रहा हूँ, आज का या कल का यूट्यूब है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे साहब जो बोल रहे हैं, वो वही बात बोल रहे हैं जो हम बोल रहे थे। वो आज बोल रहे हैं बैठ करके कि मैं जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने वाली संस्थाएं हैं, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट बना रही है, वो कभी फील्ड पे जाती नहीं है, और इसके कारण खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो यार आप तो मिनिस्टर साहब हो भाई, आपको जब पता है ना, तो हमने भी बात उठाई है।
कि ऐसे ऐसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट हमने देखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं इंजीनियर से पूछ रहा था चार धाम में कि तुमने यहाँ से कटान क्यों किया, कहता है तो मुझे ईआईए में लिखा हुआ है। भाई हमको तो ऑर्डर दिया ना, ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट है, सरकार ने बनवाई है, एक ग्रुप है गुड़गांव का, उसने हमको दिया ऐसा काट डालो। तो मैंने कहा तुम्हारा तो मैं अगर तुमसे पूछी ईमानदारी से ये सड़क जो बचेगी तो मुझे भी नहीं लगता बचेगी, लेकिन हम उसको काट रहे हैं। रोड कौन सी पता है? श्रीनगर से 20 किलोमीटर आगे जो कल्याण सौर लैंड साइड है, नारायण उसको बोलते सिरो बगड़ बोलते हैं, धारी देवी का आगे, उन्होंने उसको अपोजिट फ्लैंक पे काटा और नदी के किनारे काट डाला है। और 3 ब्रिज 5 या 6 किलोमीटर पे 3 ब्रिज का परिधान दिया है, उसमें एक ब्रिज बनते ही खत्म गिर गया। मतलब देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। सवाल ये होता है, हमने तो ये भी कहा इस वक्त ना, जब अभी जो घटनाएं घटित हो रही है, हमने कहा चार धाम रोड में दोनों पक्ष जो एक्सपर्ट तथाकथित को बैठाया गया था, उनकी अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करो। अगर मैं कहता हूँ ऐसा होना चाहिए, उसके बाद तो गलत घटना घटित हो रही है, तो मुझे जिम्मेदार तो ठहराओ तुम। अगर आप जिम्मेदार नहीं ठहराओगे तो ये घटना तो होती रहेंगी, अब तो हाथ जोड़ के निकल जाएंगे बैठ करके। तो टाइम हैज कम दैट वी मस्ट टू टॉक अबाउट द अकाउंटेबिलिटी। एक दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये होती है, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट बनाते हैं उनका क्रेडेंशियल क्या है। आप रिटायर्ड लोग, ये आज गडकरी साहब ने कहा, रिटायर्ड लोग बैठे हुए उनको आपने डाल दिया कि इसको बनाओ रिपोर्ट बना दीजिए। कितने पेपर उन्होंने लिखे हैं उस विषय में, कहाँ वो पेपर छपे हैं, कहाँ वो छपे हैं। तो उसका क्रेडेंशियल क्या है इस आदमी का, और जानते कितना पैसा मिलता है? लाखों में मिलता है पैसा, लाखों में मिलता है करने के लिए। तो अगर आप लाखों कमा रहे तो आप अकाउंटेबल क्यों नहीं हो रहे हो? और छोटी सी एक और घटना देता हूँ कि हम वैज्ञानिक किस ढंग की हरकतें करते हैं। जोशीमठ में टनल बनी, उस तपोवन विष्णुघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की 2022 में जोशीमठ सिंक हो रहा था, पानी निकल रहा था जोशीमठ के नीचे। मैं भी वहां भागा, अतुल सती जी ने बुलाया था, मैंने कभी भी वहां पे, उसके पहले मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी। और ताजुब करेंगे उस रिपोर्ट में, मैं क्रेडिट लेने के लिए रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और सती कहीं काम कर रहे थे मलारी की तरफ ऊपर हायर हिमालय में, वापिस आ रहे थे तो सती का फोन आया। ये बात है, ये घटना घटित होने से पहले की, जब ये जोशीमठ सिंकिंग हो रहा है उससे पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात है। लेकिन जोशीमठ में सिंकिंग होने के एविडेंस लगातार आने लगे थे। अब मैं वापस आ रहा था, मुझे सती बोलता सर जोयल जी एक काम कीजिए कि यार एक छोटा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ इलाका, और मुझे एक नोट चाहिए इस पे यार। तो मैंने कहा मिश्रा कमेटी तो 1976 में बनाया था जोशीमठ सिंकिंग, जब वो चल रहा था उसका उसमें तो है ना, वो तो नहीं, मैं आपको नया कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मैं सती गए, हमने देखा और देख कर हमने रिपोर्ट बनाई। ये सिंकिंग से पहले की है। जैसे वो रिपोर्ट बनी तो सती ने क्या किया, उस रिपोर्ट को पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा, क्योंकि सती के हाथ में रिपोर्ट थी, इसलिए हमारी बात को सरकार तक पहुंचा। नहीं तो मेरा रिसर्च पेपर कौन पढ़ने वाला है? मैं कुछ भी लिखता रहूं बैठ करके, मैं बोलूंगा मैंने इतना हाई इम्पैक्ट फैक्टर में छपा है, इसको क्या सरकार बोलती तो क्या लेना देना। पर कहते ना कि मेरी जुबान से निकली तो नज्म बनी, आपके हाथ में गई तो मसाल हुई था दुश्मन को है ना। तो किसी का हाथ तो चाहिए मुझे ना, कि भाई ये कह कर कि मजमा लगाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि हालात बदलने चाहिए, है ना। तो कौन करेगा? वो तो जनता करेगी ना। तो जब सती का हाथ में हो गया, सती ने सोच दिया, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमेटी बना दी, मतलब रिपोर्ट तो सुना गया, नहीं तो कौन सुनता हमारी रिपोर्ट को। उसके बाद ये हादसा हुआ। जब हादसा हुआ तो हमने फिर से उसको इन्वेस्टिगेट किया। हमने कहा कि लगता ऐसा है कि जो टनल है जो जोशीमठ के पीछे से जाती है, उसके अंदर जो पानी एकोमुलेट था वो सडनली पंक्चर किया है, और वो मारवाड़ी एक जगह है जोशीमठ, जो देखा होगा नीचे उतरते बद्रीनाथ जाने के लिए 6 किलोमीटर नीचे, वहां से निकल रहा था, हम वहां भी पहुंचे हुए थे। जिस ढंग का पानी आ रहा था ना, सडनली एक खेत से निकल रहा पानी, ऐसा थोड़ी होता कि स्प्रिंग निकल रहा किसी खेत से, निकलना तो पहले भी निकलता। तो उसको जब देखा हमने कहा ऐसा लगता है कि ये पानी जो था टनल के अंदर से आया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक साइंस क्या मांगता है? एविडेंस। ओके, मैंने आइसोटोपिक स्टडीज करी, मैंने उसके रॉक का जो जियोकेमिस्ट्री करी, सब कुछ किया, मैं प्रूव नहीं कर सका, कंक्लूसिव में प्रूव नहीं कर सका कि ये टनल का पानी है, नहीं कर सका। जब तक मैं प्रूव नहीं कर सकता तो मैं महसूस करता हूं साइंस में नहीं चलता है ना। उसका फायदा उन्होंने उठाया। लेकिन हमसे पहले 2009 में टनल बोरिंग मशीन टीबीएम बोलते हैं, वो फंसी थी,
उसी टनल के अंदर में। और जब वो फंसी थी तो उसने क्या हुआ, क्यों फंसी थी कि उसने कोई पानी की लेयर को फाड़ दिया था, उसका जितना पानी निकला तो जोशीमठ का जो नेचुरल वाटर स्प्रिंग तो पानी कम हुआ। उसमें दो वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक तो वो सज्जन हैं जो कि बहुत बड़ी संस्था में उत्तराखंड में नौकरी कर चुके हैं डायरेक्टर की पोस्ट पे, और दूसरे वैज्ञानिक साहब जो थे वो भी दूसरी एक बड़ी संस्था के डायरेक्टर बन के अभी रिटायर नहीं हुए हैं, किसी और जगह जा चुके हैं। इन दोनों का पेपर करंट साइंस में, अगर मैं अब चाहे मैं भेज दूंगा उस पेपर को, साफ लिखते हैं कि टनल बोरिंग मशीन जो थी उसने क्या किया कि जो पानी की जो लेयर थी टनल के अंदर में उसको पंक्चर कर दिया। इसके कारण से जोशीमठ का कुछ सारे जो काफी सारे जो स्रोत है उनमें पानी सूखा, और शायद उसका इम्पैक्ट सब्सिडेंस में भी हुआ 2009। जब ये 2022 की घटना घटित हुई, उन्हीं साइंटिस्ट से पूछा गया कि आप बताइए आपने ऐसा कहा था, बोलता नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था। जब उनसे पूछा गया तुमने तो ऐसा लिखा था, बोलता नहीं साइंस बदलती है टाइम के साथ। तो सब बच गए ना, वो बेचारा अतुल सती लड़ते लड़ते थक गया। उसके बावजूद जब तक दूसरी बड़ी घटना नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं उस सब्जेक्ट पे वापस आता हूँ। तो अब आता है कि ये जो, और उसका दूसरी एक सड़क है जो कि जोशीमठ के नीचे से बाईपास बनाई जा रही है, उसको भी कहा गया था कि जोशीमठ के नीचे के इलाकों को नहीं छेड़ना है, पर वो मानने को तैयार नहीं है। तो कुल मिला के अब जो इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, जो मेरा पहला शब्द था कि वास्तव में हमने जो हिमालय की इम्यूनिटी जो है उसमें ये चीजें कम पड़ रही थी, अब उन्होंने टनल बना दी, ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक का रेलवे टनल के लिए उसको खोद डाला उन्होंने। तो जो इम्यूनिटी हमारे हिमालय की है वो काफी कमजोर हो चुकी है, इसलिए छोटा सा परटर्बेशन अगर आता है उसकी कैरिंग कैपेसिटी बोल जाती है, वो नहीं सहन कर पा रहा है इसको। और अगर ये चलता रहा, अगर अभी भी हम नहीं जा, कहते ना न संभलोगे हिंदुस्तान वालों तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तान होगी, वही हालत अगर हम नहीं समझेंगे उत्तराखंड वालों और ये हिमालय वालों तो हमारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तान होगी। अब आता हूँ लास्ट वाला जो टॉपिक था हमारा जो था धराली। धराली का इंसिडेंस के लिए मैं 2023 में ये इंसिडेंट बताना बहुत जरूरी है। 2023 में अक्टूबर के महीने में हम लोगों ने एक रिपोर्ट, मैंने और हेमंत जानी और एक रजनीश भाई करके वो जियोफिजिसिस्ट है, हम तीनों ने मिलकर एक रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे को सबमिट करी। इसलिए नहीं सबमिट की कि हम जबरदस्ती सबमिट करना चाहते थे। हेमंत जानी और उनका जो ग्रुप है गंगा आह्वान करके बोलते हैं उसको, ये लोग काफी दिनों से गंगा को, भागीरथी को बचाने की बात करते हैं। भागीरथी में 2012 में एक नोटिफिकेशन आया था, उसको कहते हैं, उस नोटिफिकेशन के तहत उत्तरकाशी से लेकर के गंगोत्री तक जो डिस्टेंस 100 किलोमीटर का लगभग है, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। नोटिफिकेशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ, नोटिफिकेशन आए, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया क्योंकि ये बहुत ही यूनिक स्ट्रेच है नदी का। क्योंकि बहुत सारी नदियां जो है अभी उन नदियों में तो आपने बांध बना दिए, टनल बना दिए, ये सब चीज आपकी चल रही है, और ये ऐसा स्ट्रेच है नदी का जो कि अभी भी अपने प्रिंस्टीन इन्वायरमेंट में रहता है अप टू उत्तरकाशी, ठीक है। लेकिन उत्तरकाशी से पहले एक मंदिर आता है 10 किलोमीटर, वहां पर नदी को टनल में डाल दिया गया है, दूसरी बात है। तो ये है, तो इसको सुरक्षित रखा जाए ये कहा गया। तो चार धाम रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में हुआ, उससे भागीरथी की जो सड़क है उत्तरकाशी से गंगोत्री, इसको प्रोटेक्टेड किया गया था। कोई आदेश नहीं पारित हुआ था, लेकिन उस पर छेड़छाड़ नहीं हुई थी क्योंकि ये भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के तहत आता है, इसको हमको समझना है। मेरा तो आर्गुमेंट और भी था हमारे मित्र हेमंत भाई से, क्यों भागीरथी, मैं कहा जितनी भी नदियां हिमालय से निकलती हैं उनका अपर जलागम क्षेत्र जो है सबको इको सेंसिटिव बोलना पड़ेगा हमको। ये तो कोई यूनिक थोड़ी है कि भागीरथी अपना पे वो है कि वो यूनिक हो जाती है, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा एनीवे, तो उस पर भी चर्चा हो रही है। आज ही एनजीटी का आया है, रिपोर्ट आई है, एनजीटी ने कहा है कि जितनी भी हायर हिमालय है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाए। एनजीटी कितना उसकी बात सुनी जाती है दूसरी बात है, पर ये आया है। तो नितिन गडकरी जी की ऑफिस में हेमंत ध्यानी और उनके साथी भी हैं, मल्लिका भानोत जी हैं, और भी दो लोग थे, इन्होंने जाकर प्रेजेंटेशन दिया था, मैं नहीं था उसमें। तो नितिन गडकरी जब सुना उनको कि भैया यहाँ पे क्यों चार धाम की स्टाइल में रोड को चौड़ी नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, आप कह रहे हो कि इससे ये नुकसान होगा, इससे ये नुकसान होगा, तो ठीक है नुकसान होगा मानते हैं, आप इसका विकल्प बताइए हमको, क्योंकि अभी बॉर्डर रोड है हमारी, चाइना का बॉर्डर पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप विकल्प देंगे तो मैं विकल्प की तरफ जरूर सोचूंगा।
तो मैं, हेमंत जानी और रजनीश भाई, हमने एक हफ्ते तक हम पैदल चले उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक। हमने हर स्टेज को मेजर किया, देखा, समझा, और उसके बाद में हमने बताया कहाँ पे क्या होना है। आज नितिन गडकरी जी कह रहे थे उस वीडियो में कि हमने काफी जगह में टनल का प्रपोजल डाला है रोड के लिए, है ना। कहता है कि हम रोड क्यों काटें, को टनल बनाना चाहिए। अब उन्होंने हमारे कोई रेफरेंस नहीं दिया, अपने तरफ से बोल रहे थे। अब जब हमने पूरा प्रपोजल बनाया अक्टूबर 2023 में 60 पेज का, उसको कहते हैं विकल्पिक डीपीआर, अल्टरनेट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो सबमिट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पता चला हमको जब धराली डिजास्टर से पहले कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 4 धाम के तरीके से इस रोड को भी चौड़ा करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब सोचिए, अब इस हालात में, ये तो हर जगह अतुल सती जैसे लोग हों जो, लेकिन उनके विचार वो भी तो एक लेवल तक ही जा सकते हैं ना। अगर जब पीछे लोग न जुड़ेंगे तो कितना तो हम चिल्ला पाएंगे। तो अब उस बीच में क्या हुआ कि शायद अब लगता है कि उसी बीच में क्या हो गया, उस दरमियान क्या हुआ, जब हम लोग इस काम को कर रहे थे तो आप गंगोत्री गए? हाँ, तो आप क्या बोलते हैं, जैसे सुखी विलेज है, टॉप पे जाते हैं हम लोग लोहारी नागपाला के बाद, उसके नीचे उतरते हैं हम लोग, फिर भागीरथी में उसको झाला बोलते हैं, उस जगह ब्रिज है। और झाला से लेकर के हर्सिल क्रॉस करते हैं, धराली क्रॉस करते हैं, और फिर भैरव घाटी आती है, उसके पास बोलते हैं जांगला। ये डिस्टेंस है करीब 12 किलोमीटर का। इस 12 किलोमीटर के स्ट्रेच में 6000 देवदार के पेड़ को मार्क कर दिया गया है। 6000 हाँ, देवदार के पेड़। और एक मेरे कुछ मित्र जो कि इस पे एक्सपर्ट हैं, उनको मैंने उनके गर्थ की फोटो दी है, 6 मीटर 7 मीटर के गर्थ के पेड़ है। तो मैंने कहा इसकी एज कितनी, बोलते कहा कि एनीवेयर बिटवीन 300 to 400 years। तो हमने उस वक्त हमने एक उस इलाके के लिए भी विकल्प दिया और भी जगह के लिए विकल्प दिया। तब हमने कहा था कि जो धराली जैसा टाउनशिप बढ़ता है, जहाँ पे नाले आते हैं, 5-6 नाले उधर आते हैं हर्सिल के, इस पे कैसे बाईपासिंग करनी है, ये हमने 2023 में लिखा था। किसी ने नहीं सुना। और एग्जैक्टली उसके बाद जो आपने मेरा वीडियो देखा होगा, एग्जैक्टली उसी के बाद ये घटना घटित होती है और धराली तबाह हो जाता है। तो अब वो नदियों का मिजाज है, नदियों को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ। और खास करके मैं आप लोगों को भाई की जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जहाँ पे डिजास्टर जो है और रिकॉर्ड नहीं होता है। डिजास्टर तभी रिकॉर्ड होने के बाद भी मरता है, आदमी नहीं मरता तो डिजास्टर रिकॉर्ड नहीं होता है। तो जैसे मैं बताऊं कि दो डिजास्टर बताता हूँ आपको कि ऋषि गंगा का डिजास्टर होने के बाद 2023 में 2023 में वहां से 20 किलोमीटर आगे एक गांव है, उसका नाम है जुमा। वहां पे भी ऐसी ग्लेशियर की नदी जैसे धराली में निकलती है ना, वैसी निकलती है। उसने 15 मेगावाट, ये 1.5 मेगावाट का हाइड्रो पावर तबाह किया और हमारी स्ट्रेटेजिक रोड का एक ब्रिज को साफ कर दिया, किसी को पता भी नहीं होगा। जुलाई 2023 में हुआ। ठीक है, आपको ये भी नहीं पता होगा कि इसी महीने अगस्त में एक रोड और हमारी ठीक उसी धौली गंगा में, यानी कि जो ऋषि गंगा का डिजास्टर था वहां से 15 किलोमीटर दूर है, उसको कहते हैं टमक नाला, पूरा साफ हो गया है। वहां आदमी नहीं मरा, इसलिए रिपोर्टिंग नहीं हुई है। मेरा कहने का मतलब ये है, क्लाइमेट चेंज के कारण वो नाले हिमालय के जो हायर हिमालय में है, जिनको फीडिंग ग्लेशियर का मेल्ट करता है, और वो ग्लेशियर जो आज की तारीख में रिसीड करके ऊपर जा चुके हैं, उनको हम हैंगिंग ग्लेशियर बोलते हैं, छोटे ग्लेशियर होते हैं। ठीक है, वहां से जो स्ट्रीम निकलती है उनका ग्रेडियंट बहुत स्टीप होता है। जिन रिवर का ग्रेडियंट बहुत स्टीप होता है, उनको इरोजन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो ये स्ट्रीम्स अब बहुत ज्यादा एक्टिवेट होंगी हार हिमालय में। इसलिए अगर हमको अपने बसाते, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अगर बचाना है हिमालय में, तो हमको हार हिमालय को खास करके तवज्जो देनी पड़ेगी कि वहां पे नदी के रास्ते को न रोका जाए, नदी को फ्री फ्लो दिया जाए। और जो कानून बने हैं कि आप 100 मीटर के दायरे में आप कुछ नहीं करेंगे, उसको बड़ा फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और उसके बाद जो नीचे के जो इलाके हैं जहाँ पे बसातें बसी हैं, उन बसातों में आपको रेगुलेशन करना पड़ेगा। तो ये मेरा सबमिशन है। मैं ये जानता हूँ कि जो हुआ है धराली में, दैट वाज टू बिगिन विथ वाज नेचुरल प्रोसेस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, पर जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो ह्यूमन फॉली से हुआ है। तो हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दीज टू, दैट